अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पंजाब के तख्त का फैसला क्या अब पंजाब असेंबली में ही होगा या एक मर्तबा फिर ये जंग अदालतों में लड़ी जाएगी, ये जानने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लाहौर की धुंधज़दा रात में जब 9:45 बजे पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई तो उस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असेंबली अपने दफ्तर में ही मौजूद थे, या यूं कहिए कि इंतजार ही कर रहे थे। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर किसी बड़े स्क्रिप्ट का हिस्सा? ये राज अब ज्यादा देर राज नहीं रहेगा। पंजाब के सियासी तलातुम के दौरान आज दिन भर सियासी रहनुमाओं का एक दूसरे के ड्राइंग रूम्स में आना जाना लगा रहा। इन मीटिंग्स के नतीजे में अब तक जो सूरत हाल उभरती हुई नजर आ रही है, उसके मुताबिक क्या इम्कान है कि पंजाब में किस्मत पीपल्स पार्टी पर 45 साल बाद मेहरबान हो जाए? क्योंकि पंजाब के सियासी बहरान को पीपल्स पार्टी अपने हक में भरपूर तरीके से कैश करवाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ चौधरी बरादरान जरदारी के गुण गा रहे हैं तो दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि नया वजीर आला इत्तेहादियों का ही होगा। अब सबसे अहम सवाल तो यही होगा कि क्या इत्तेहादियों के पास 186 के मैजिक फिगर तक पहुंचने का कोई फार्मूला है या फिर ये हवा में चलाया गया कोई तीर है? इसी मामले पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, वजाहत मसूद, ईसार राना और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से है। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। आसिफ जरदारी भी पंजाब की वजारत आला के लिए सरगर्म। तख्ते पंजाब की इस सियासी जंग में किसके सर सजेगी पंजाब की पग, यानी कि कौन बन सकता है वजीर आला या फिर परवेज इलाही ही रहेंगे? इसी मामले पर बात करेंगे। हसन साहब, बदलता देख रहे हैं वजीर आला को? देखिए, बात सुने, आपने पूछा है किसके सर सजेगी पंजाब की पग, तो मुझे नवाज शरीफ की वो कैंपेन, बड़ी हैवी कैंपेन याद आई है, जिसका मेन स्लोगन ये था कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। ये आपकी, मेरा ख्याल है, शायद बहुत पंघूड़े के ज़माने की बात है। ये जो ज़रा बालिग हैं उनको अंदाज़ा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये बड़ी हैवी कैंपेन थी, लोडेड। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा, चूँकि इस तरह के सवाल सुन सुन के ना बंदा थोड़ा बेजार हो जाता है। किसके सर पे सजेगी? तो सुने, बिस्तर मर्ग पे लेटी बीवी को उसके शौहर ने कहा, खुदा के लिए ख़ुद को संभालो, मैं तुम्हारे बगैर पागल हो जाऊंगा। बीवी ने डूबती नब्ज़ों में पूछा, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? उसने रोते हुए कहा, यही तो रोना है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। सो ये पग किसी के सर पे भी जा सकती है। ये बुज़कशी का मैदान है, जिनको हम सियासतदान कहते हैं। ये फॉर्चून हंटर्स हैं, जिसको हम सियासत कहते हैं। वो बुनियादी तौर पे जुए का अड्डा, एक मुहिम जोई है पाकिस्तान में और हम जैसे मुल्कों में तमाम में। और एक बात सुने, ये एक बड़ा खूबसूरत गीत मुझे याद आता है, आपने जो भी बात की है उसके बैकग्राउंड में वो सुन लें। पता नहीं किसकी, शायद रियाज शाहिद की फिल्म थी, उसका गीत आज भी मुझे हॉन्ट करता है। ना जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला बिलाखिर चौधरी परवेज लाई रिपीट होंगे। फैसला कुछ इस किस्म का होगा, कुछ इस किस्म का फैसला होगा। वजाहत साहब, आपके ख्याल में अभी कुछ देर पहले फजलुर रहमान साहब ने भी समा से भी बात की है, कुछ इस तरह के सिग्नल्स इत्तेहादी जमातों की तरफ से? फजलुर रहमान ने भी गुफ्तगू में ये कह दिया है कि अब परवेज इलाही नहीं, मतलब उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है। वो प्रेशर डाल रहे हैं कि परवेज इलाही जल्दी फैसला कर लें, या फिर वाकई माइनस कर रही है इत्तेहादी हुकूमत परवेज इलाही को? जी अच्छा, शुक्रिया। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें फजलुर रहमान साहब जो है वो उनका कोई फैसला कुन किरदार है। लार्जली स्पीकिंग आई एग्री विद हसन निसार साहब। मैं भी यही देख रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही ही वज़ीर आला रहेंगे। डायनामिक्स उसकी क्या हो सकती हैं? क्या तहरीके अदम एतमाद तक मामला जाएगा या उससे पहले वो रिज़ाइन कर देंगे? अच्छा, लेट्स अस्यूम कि जज परवेज इलाही रिज़ाइन कर देते हैं तो तहरीके अदम एतमाद तो गई
तेल लेने। उसके बाद तो होगा टाइम आउट भी मिलेगा और नए सिरे से कागजात नामजदगी दाखिल होंगे और उसमें जो आइन का आर्टिकल 130 है उसकी क्लास 7 तो बहुत क्लियरली कहती है ना कि गवर्नर का जब तक प्रेशर हो और जब तक गवर्नर जो है वो कॉन्फिडेंट हों कि उनके पास अक्सरियत है तो वो वज़ीर आला रह सकते हैं। लेकिन अगर परवेज़ इलाही नए सिरे से कागजात जमा करवाते हैं वज़ारत आला के लिए और उन्हें हमायत हासिल होती है पीपल्स पार्टी और PDM मुस्लिम लीग जमात इत्तेहादी जमातों की, तो उस सूरत में मुस्लिम PTI जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाती है। सो मुझे कुछ इन दो में से एक इम्कान लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि परवेज़ इलाही जैसा जहांदीदा सियासतदान जो है वो तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का खतरा मोल लेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। आपको हर दो सूरत में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला दिखे? हर दो सूरतों में वही नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसके अलावा मामलात को जिस हमवार सतह पे रखना मकसद है वो परवेज़ इलाही साहब को हिलाने से हल नहीं होता। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब MPA हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में, उन्होंने गुफ्तगू की जो मीडिया से, उसमें उन्होंने भी कहा अगर मुझे वज़ारत आला की जिम्मेदारी दी तो इसे बखूबी निभाऊंगा। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स का होना आपके ख्याल में, अगर 10 नशिस्तें MPA के पास हों और वहाँ पर वज़ारत आला जा सकती है, 7 किसी के पास हों, तो क्या वहाँ जाने का भी इम्कान है या नहीं? जो वजाहत साहब या हसन साहब कह रहे हैं आप उससे एग्री करेंगे? आपके सवाल के अंदर पग का जिक्र हुआ तो पग की कहानी ज़रा पीछे चले जाइए कि जब हमारी आज की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, उसमें जब पग का एक ऐसा वाक़या तो किसने किसके सर पे पग रखी, ये पग के वक्त उसके पग के लफ्ज़ के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। शायद हसन निसार साहब ज़्यादा रोशनी फरमाएंगे इसके ऊपर, आपको बता देंगे कि किसकी पग उठा के किसके सर पर उठा के रख दी गई थी। बहरहाल उसको छोड़ देते हैं। गवर्नर हाउस में हुआ था। सियासी तौर पर आपके मैं सवाल का जवाब देता हूं। देखिए 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, PMLQ, PPP, PTI और PMLN पंजाब की सियासत के हिसाब से। इनमें से 3 इलेक्शन नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे PMLQ बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाहती। उनको पता है अगर नए इलेक्शन हुए और अगर उनका इत्तेहाद जीत भी जाता है तो वज़ीर आला जो होगा वो PTI का होगा। उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, परवेज़ इलाही वापस नहीं आएगा। दूसरा, हो सकता है कि PMLQ जो आज 10 सीटें ले बैठी है, हो सकता है 5 या 6 या 7 रह जाएं या वो भी ना रहे। तो ये भी सब मुमकिन है। PMLQ बहुत बेहतर जानती है कि जो हाथ में आ गया इसको पकड़ के रखो। नंबर 2, PPP नजरियाती तौर पर इलेक्शन नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। वो सोचते हैं, सियासी सोच है उनकी। और साथ ही साथ जरदारी साहब आ गए हैं कि अगर लुच तलने का मौका आया तो लुच तल लिया जाए। PMLN को कोई नुकसान नहीं है इलेक्शन का, क्योंकि PMLN सूबाई सतह पे PTI से बेहतर परफॉर्म करती है रिलेटिवली पंजाब के अंदर, और उनका बेस्ट मौका है कि अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन से पहले अगर पीपल्स पार्टी या के प्रोविंशियल पंजाब असेंबली के हो जाते हैं और उनकी मेजॉरिटी हो जाती है तो फिर नेशनल इलेक्शन जब होंगे, कौमी इलेक्शन होंगे, तो उसके अंदर उनकी पोजीशन बेहतर हो सकती है उनके अपने असर रसूख की वजह से। PMLN वाहिद पार्टी है जिसको फायदा हो सकता है। PTI को नुकसान ही नुकसान है। वजह यह है कि अगर PMLN फायदा होता है तो PTI को नुकसान होता है। लेकिन PTI एक वाहिद पार्टी है जो जोर लगा रही है कि इलेक्शन हो। मकसद ये है इमरान खान को आपने पहुंचाना है वहां पे वफाक में। तो अगर पंजाब में कोई वजीर आला आपका आ जाता है या परवेज़ इलाही आ जाता है या कोई और आप लगा भी देते हैं दिल बड़ा करके, तो फिर भी आपने वहां तक सबका सफर कैसे करना है? तो ये वो चीजें जो कि डिस्कनेक्ट्स हैं और डिफाइनिंग पैरामीटर्स हैं इस सियासत के। एक बात। दूसरी बात, परवेज़ इलाही साहब की सियासत को जरा आप दाद जरूर दीजिए कि एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो। एतमाद का वोट होगा तो ये PTI उनको सपोर्ट करेगी और कहेगी कि एतमाद का वोट जीत गए, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो असेंबली डिसॉल्व करेंगे ना, फिर उनकी मर्जी है कि वो करें या ना करें। और अगर अदम एतमाद, जो कि अभी नहीं हो सकती, इस सेशन में गालिबन सेशन चल रहा है, अगर अदम एतमाद करना है तो ये वाहिद मौका है जहां पर दोनों साइड, अपोजिशन और जो गवर्निंग PTI है, वो चाहेगी कि परवेज़ इलाही जो है ये कामयाब हों, क्योंकि अगर वो कामयाब होंगे तो फिर या इनकी वजह से वज़ीर आला रहेंगे और असेंबली कंटिन्यू करेगी, या उनकी वजह से वज़ीर आला रहेंगे और डिसॉल्व करेंगे।
तो हर सूरत दो सूरत में, और फिर जब भी आपका अदम एतमाद और एतमाद का वोट होता है तो 6 माह की रिप्रीव मिल जाती है, जो कि परवेज इलाही को, परवेज इलाही 10 सीटों के साथ बैठे हैं, वो क्यों दाव पे लगाएं अपनी 10 सीटों की वजारत आला। तो बाकी जरदारी साहब जो हैं वो कोशिश करते रहेंगे, अगर वो ब्रेकअप करते हैं, इंजर करते हैं पीटीआई को, पीएमएलक्यू को, तो वो ठीक है, उनका फायदा ही फायदा है, नुकसान इन पार्टियों का है। लेकिन मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही के सर पे ही पग जो सज गई है वो रहेगी, कोई ना कोई कानूनी, कोई ना कोई सज गई है। मतलब हमारे पैनल को सजी पग परवेज इलाही पर पसंद आ रही है। शहजाद साहब भी यही कह रहे हैं। इसार राना साहब, ये तमाशा कितने दिन और रहेगा आपको लगता है? कोई फैसला जल्द हो जाएगा या काफी तवील इंतजार भी करना पड़ सकता है इसके सुलझते सुलझते? देखें, बात यह है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। असल चीज तो ये है कि पग तो परवेज इलाही के सर पे पहले बंधी हुई है, तो पग इससे पहले कोशिश की जो इत्तेहादियों ने कि ये पग उनके उससे उतर के और उनके सर चली जाए, रखी भी थी उठा के तो कुछ दिन को, वो कुछ दिन चली और उसके बाद वो वापस वहीं पे आ गई, बोर्ड थल्ले आ गई, जहाँ बोर्ड थल्ले आती है ना, वहाँ आ गई। अब ये मैं नहीं समझता कि ये कोई पग शक का मसला है, ये मसला है इंतखाबात का। क्या मिल जाएंगे? मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि देखें, अगर ये कंटिन्यूटी जैसे इमरान खान चाह रहे थे होती और असम्बलियाँ टूट जाती तो डेफिनेटली मामला इंतखाबात की तरफ जाता। लेकिन अगर इसको किचमिचोला कर दिया जाए और इधर से भी कुछ आ जाए, इधर से भी कुछ आ जाए, तो ये चीज़ें जो है ना कुछ अरसे के लिए मामला डिले की तरफ चले जाएंगे। जो डिज़ाइन है इस पॉलिटिक्स का इस वक्त वो यही है। बाकी आप जो कह रहे हैं पग की, तो ये डिपेंड कर रहा है जो काफ लीग के अरकान हैं उनके हाथ में कि वो पग किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। फिल्म हीर रांझा के अंदर जब हम पग की कहानी से हीर रांझा की कहानी पे आ गए। वो हीर रांझा फिल्म के अंदर वो खेड़े से कहते हैं कि आज तो तू रांझे ते नजर रखनी है। वो कहते हैं जी पहला असी हीर ते रखी सी, हुण चुक के रांझे ते रख देंगे, साड़ा की जाता है। तो वो जो लोग हैं वो जब उन्हें कहा जाएगा कि जी आज तो अख चुक के उत्थे रख दो तो वो उत्थे रख देंगे, जब वो कहेंगे उत्थों चुक के उत्थे रख दो तो वो उत्थे रख देंगे। 12 करोड़ से ज्यादा आवाम रहती है इस सूबे में, मजाक लग रहा है। तो और सीरियस कब हो रहा है? पिछले 2 साल से पंजाब के साथ जो हो रहा है, क्या आप समझती हैं कि कोई संजीदा काम हो रहा है? देखें, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, तो ज्यादा संजीदा हो रहा है, डेमोक्रेसी है। मेरी सुन ले, मैंने हिस्ट्री में जी सर। अच्छा, मैंने हिस्ट्री में ये पढ़ा कि जब रोम में आग लगी थी तो नेहरू जो था वो बांसुरी बजा रहा था। और भाई हमारे यहाँ तो ये चगे चुक चुक के भंगड़े भी डाल रहे हैं। कौम को आग लगी हुई है, आज बिजली का यूनिट कहाँ पहुँच गया है। गरीब आदमी के पास जीने का कोई वो नहीं रहा। अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं एक नज़म आपसे, 1 मिनट दे दें, एक नज़म दे, अगले सवाल पे आना है। नहीं, ये बस ये सुन ली, इसके बाद आप मुझे अगली दफा चाहे टाइम थोड़ा कम कर दीजिएगा। ये मंजर भोपाली साहब की एक नज़म थी, उन्होंने इंडिया के उसमें लिखी थी, लेकिन बेचारा था आज के माहौल में पाकिस्तानी सियासतदानों और हुक्मरानों के साथ शेयर करूँ। वो कहते हैं, गाँव गाँव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घड़ी की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, जाइए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए। फिर कहता है कि लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर बेज़मीर हो गए, कुछ तो बेज़मीरी का जवाब दीजिए। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब से अवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों की भलाई कीजिए, कुछ तो निगाहों का हिजाब दीजिए। मुल्क तबाही के धाने की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि हम माली तौर पे बहुत कमजोर हालत में हैं और इनको पंजाब की पग की पड़ी है। जब सर ही नहीं रहेंगे तो पग किसके सर पे बांधेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है कि किसके सर पे रखेंगे। इसी सवाल का जवाब सब तलाश कर रहे हैं। तख्ते पंजाब के जो फैसले हैं क्यों में होंगे, इस पे तो हमने बात कर ली है, मगर तख्ते पंजाब के फैसले अदालतों में होना भी कोई नई बात नहीं है। वज़ारत आला मंजूर वट्टू से ली गई हो या फिर शहबाज शरीफ से, पंजाब की सियासी तकदीर के फैसले अदालती राहदारियों से भी होते आए हैं। खुद पर वजीर आला जो है परवेज इलाही हैं, उनकी वज़ारत आला भी सुप्रीम कोर्ट के ही 2022 के जुलाई के फैसले की बाइस उन तक पहुंची है, जिसमें डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग को कलदम करार देते हुए परवेज इलाही को हल्फ उठाने का हुक्म दिया गया। अब फिर इस मामले की आईनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए अदालतों का ही सहारा लिए जाने का इम्कान है।
क्या अब फिर अदालतें ही ये तय करेंगी कि इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है या नहीं की जा सकती? क्या स्पीकर गवर्नर के कहने पर असेंबली इजलास बुलाने का पाबंद है या नहीं है? स्पीकर मेंबरान को किन वजूहात की बिना पर कितने दिनों के लिए मुअत्तल कर सकता है? सियासतदानों के लिए ही सवाल रखेंगे कि आखिर जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर सियासी फैसलों के लिए अदालतों का रुख ही क्यों करना पड़ता है, क्यों खुद फैसले नहीं कर पाते हैं? वजाहत साहब, इसके ऊपर आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, साथ ही कि क्या अदालत ही जाएंगे? क्या जो इजलास कॉल कर दिया गया उसको सवालिया निशान बनाया गया कि गवर्नर नहीं कर सकते थे? मैंने आपसे अर्ज की कि एक कानूनी राय ये है कि अगर इजलास जो है वो जारी हो, और इजलास आप जानते हैं कि अप्रैल से जारी है, ये इजलास न हुआ कोई और चीज़ होगी जो मुसलसल चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर गवर्नर जो है वो ये समझते हों कि वज़ीर आला जो है वो एतमाद का ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, अदम एतमाद और चीज़ है और गवर्नर का एतमाद का वोट लेना और चीज़ है, तो उसके लिए वो कह सकते हैं। ये दो कानूनी आरा हैं। कानून का एक मामूली तालिब इल्म होते हुए, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो कोई और शोबा है, लेकिन मेरी राय में गवर्नर को उसका अख्तियार हासिल है। और ये जो आप फरमाते हैं ना कि अदालतों में क्यों जाते हैं सियासी मामलात, ये बुनियादी तौर पे सियासत में इसके दो असबाब हैं। एक तो हमारी सियासत की अपनी पसमानदगी, हमारी सियासी कुफ्तों की शऊरी पसमानदगी, और दूसरी वजह है सियासत में अदालत और सियासतदानों के अलावा कुछ तीसरी कुफ्तों की बार बार मुदाखलत और उनकी अंगेख्त। उस वजह से भी मामलात जो है वो अदालतों में जाते हैं। और इस ज़मन में अगर सियासतदान जो है उनका चैकर्ड माजी है, और अगर सियासतदानों का और अदालतों का वो इस तरह का मामला रहा है, तो इसमें बाकी लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं रहे। मैं ज़ाती तौर से, मुझे एक किताब है बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी के बारे में, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, और उसका अगर एक लाइन में समअप किया जाए तो वो ये है कि सियासी अमल को नुकसान पहुंचता है अगर उससे गैर मुंतखब अफराद, चूँकि देखिए अदलिया आइनी इदारा है, पाकिस्तान के दस्तूर में जिन तीन इदारों का जिक्र है, इंतज़ाम, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के साथ, वो अदलिया ही है, लेकिन अदलिया रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अदलिया जो है वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, और अगर उनकी तरफ से फैसले आने हैं तो फिर हमने माजी करीब में से लेके वो पीछे चले जाइए 1954-53 तक, तो हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देख रखा है। मेरी राय में ये कुछ अच्छा रुझान नहीं है कि मगर रुझान फिलहाल यही है कि ना मामला हल हो तो अदालत चले जाएं, हो जाएगा, चले जाएं। अभी पीटीआई का जिस तरफ ताकत का तवाज़ुन होगा, जिस तरफ ये भी मैं आपसे पीटीआई का भी आगे बढ़ने से पहले कहा मुशावरती इजलास हुआ है, क्योंकि गवर्नर ने कॉल दिया है कि आप आकर एतमाद का वोट लें, तो वहां पर गवर्नर के इजलास बुलाने को खुद पीटीआई के अंदर जो कानूनी मुशावरत हुई है वो कहते हैं कि स्पीकर अगर दौरान इजलास एक रूलिंग दे देंगे कि वो नहीं समझते कि इजलास इस मकसद को बुलाया जाए, तो जो गवर्नर का हुक्म है वो गैर मौसर हो जाएगा, और वो ऐसी रूलिंग कल दे सकते हैं कि इजलास शुरू करें, स्पीकर सप्तान ये रूलिंग दें तो वो गैर मौसर हो जाएगा गवर्नर का हुक्म, और अदालत नहीं जाएगी, पीटीआई कह रही है वो। अगर मुखालिफिन को, अपोजिशन को लगता है तो वो चले जाएं, उधर अपोजिशन यही सोच के बैठी है इजलास ना बुलाया गया, तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये तक कह दिया शहजाद साहब कि अगर 4 बजे इजलास ना हुआ तो सीएम हाउस को ताला डाल देंगे, सील कर देंगे। देखिए, इसकी जो प्रेसिडेंस है ना, वो जब ये कौमी असेंबली, जब ये इमरान खान की हुकूमत को तब्दील किया गया, तो उस वक्त प्रेसिडेंट का जो अमल था उसको फिर चैलेंज हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसका एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। तो क्वाइट पॉसिबल, जिस तरह कहा जा रहा है कि ये जब आपने मामलात का इतना जिक्र किया है, इसको देड़पन का, इस सारी चीज़ों के अंदर जो इसकी गुंजलपन जो है, गुंजलाहट जो सारा कुछ है, ये ले जाएगी इसको अदालतों में, और अदालतें ही तरीका है आजकल आगे सियासत को आगे बढ़ाने का। सवाल आपका ये था कि क्या वजह है कि हम अदालतों में क्यों जाते हैं। पहली बात तो मैं बात कर दूं, वजाहत भाई ने जिक्र किया अंगेख्त का, असल में ये सिर्फ कुछ इदारों की अंगेख्त नहीं है,
ये पूरी कौम का अंगेख्त है कि अंगेख्त है जिसने इस मजबूर मुल्क को और इसके अवाम को, मजलूम अवाम को कहाँ पहुंचा दिया है। मेरा ख्याल है हम अदारों से निकल के अवाम की तरफ सोचना शुरू करें तो हमें अंगेख्त उनकी नज़रों, आंखों, उनकी बिजली के बिलों में 70 रुपये यूनिट के अंदर नजर आएगा, जो कि इसार राना साहब बात कर रहे थे। लेकिन उससे आगे निकलते हैं। असल में जहाँ टॉफी एक हो ना, एक टॉफी आपके पास हो, तो फिर बच्चे आमतौर पर लड़ाई करते हैं कि ये लेगा कौन। तो हमारी टॉपिक क्या है सियासतदानों की, वो ये है जी, इक़्तिदार से ताबीर है कि ये कौन लेगा। तो लड़ते रहते हैं बेचारे सारा दिन कि अच्छा ये लेनी है, मेरा है, मैंने लेनी है, मैंने लेनी है। और जब नहीं कर पाते तो इस कौम के जो वकील हैं बहुत काबिल हो गए हैं अब, और उनको समझ आ गई है कि बड़ा कैसे बना जाता है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और फिर उनके लिए जो बोरियां हैं खुल जाती हैं, उन बोरियों की जो कि कौम के पास नहीं है लेकिन लोगों की तिजोरियों में भरे पड़े हैं। तो इसलिए ये जो मामला है अदालतों का और वकीलों का और बड़े बड़े काबिल वकीलों का, वो सबका हमारे सामने आ जाता है और हमारी सियासत अदालतों में खेली जाती है। मैं हमेशा से नाकिद रहा हूं इस बात का कि फैसले भी अदालतों में सियासी नहीं होने चाहिए, ये पार्लियामेंट्स के अंदर होने चाहिए। अगर हमारी पार्लियामेंट्स फाल होती, और जब हम एक पार्लियामेंट्री निज़ाम की बात करते हैं तो इसमें मिलजुल के चला जाता है। जहां पर आपका जीरो सम तरीका हो सोच का, सियासत का, तो वहां पर पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं चल पाते, ना चल सकते हैं। हमारे सियासतदानों ने सीखा ही नहीं है सियासत को कि पार्लियामेंट्री निज़ाम लेके चलना है, लेकिन तरीका क्या है। जो एक दो खराब कर देते हैं वो हों या कोई और हों या सबके सब हों, सिर्फ पग अपने सर पे देखना चाहते हैं और वो जो टॉपी अपने मुंह में लेना चाहते हैं उसके लिए ये किसी हद तक जाएंगे, इसलिए अदालतों में जाते हैं। क्योंकि बुनियादी सवाल आपका ये था। ठीक है जी, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन इसार साहब और इसार राना साहब इस मामले को कैसे देखते हैं, सियासी ताकत का तवाजुन क्यों नहीं बन पाता। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। गवर्नर पंजाब की जानिब से कुछ वजूहात के साथ ये कहा गया है कि जो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही हैं, इन वजूहात की बिना पर जरूरी है इत्तेमाद का वोट लें। क्या PTI के पास 186 का मैजिक फिगर है, ये इजलास बुला लिया जाएगा? हालात लग रहे हैं कि इजलास बुलाना स्पीकर जरूरी नहीं समझते हैं, तो क्या मामला अदालत तक जाएगा? इसी मामले पर हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। हसन साहब, क्या फैसला अदालत ही जाकर होगा और क्यों? क्यों? असल सवाल आयशा ये है क्यों। देखिए, हम जिसे ग्रेस कहते हैं वो ज़र्फ़, ज़हन और ज़मीर, तरबियत, इन 3-4 चीज़ों का मजमुआ होता है। हमारे सियासतदानों के पास दौलत बहुत होगी, असर व रसूख बहुत होगा, ये सियासी जो धंधे ख़रीदो फ़रोख्त बहुत होगी, इनके पास ग्रेस की कमी है। मुझे दुख होता है, कोई वजह नहीं। इमरान के बारे में जब मरियम बात करती है या बिलावल बात करता है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा, इन लोगों में सवाए हवस इक़्तिदार के कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम। ये कल वजाद साहब बात कर रहे थे आइन, और क्या आइन, आइन के अंदर रह के भी आप भौंगियाँ मार सकते हो। ये मेरे सर पे सवार उस्मान बुज़दार पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, आइन के अंदर रहते हुए तो इख्तियार है, तो दे कैन अब्यूज़ एनीथिंग। ये अपने मामलात हल नहीं कर सकते, कौम के मसाइल कैसे हल करेंगे? हम 75 साल बैठ के जो रोना रो रहे हैं, ये समझ नहीं आई अभी तक क्यों। सुनो, एक बात सुने, शायद थोड़ा मैं मौजू से हट जाऊं, लेकिन नहीं, शायद मैं उसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। मॉडल टाउन लाहौर में 45 साल पहले आयशा कल्चर ये था कि मेरे और आपके दरमियान मुकदमा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आपके पास है, आप आ गए हो सुबह, वो जल्दी कर, पेशी तक जाना है, और हम इकट्ठे जा रहे हैं। क्यों? आप अपनी जगह कन्विंस्ड हो कि आप ठीक हो, मैं अपनी जगह पे कन्विंस्ड हूं कि मैं ठीक हूं। अच्छा, हमें तीसरा फरीक चाहिए। वो होता था मॉडल टाउन सोसाइटी, बड़ा प्रेस्टिजियस होता था उसका सदर। उसकी सूरत हाल आयशा ये थी, एक बार 2 दोस्त खड़े हो गए, और इसे कहते हैं सियासत। 2 दोस्त खड़े हो गए, एक दूसरे के घर वोट मांगने गया, क्यों तेरा वोट मैनू पैना चाहिए। उन्हें क्या हो गया, उसने वोट दिया और बाद में उसे पता चला कि जो उसका मुखालिफ था उसका दोस्त, उसने उसको दिया है वोट। ये कमजरफों का खेल है। बाज आए, इस जमहूरियत मुझे बुरी नहीं लगती, आई एम एन अल्ट्रा डेमोक्रेट, मुझे ना को पढ़ाए 75 साल में। और बात सुने, एस्टैब्लिशमेंट की बात मुंह बूथे उठा के कर देते हैं। क्यों? ये होते ही इस काबिल है, जो खुद जाते हैं अदालतों में,
जो अभी वजाहत कह रहे थे कि जो गैर मुंतखब लोग हैं खुद जाते हैं उधर, क्या लेने जाते हो? बेसिकली अगर इनमें ग्रेस होती, वकार होता, रालें टपक रही हैं। कल बात कर रहे थे इसार राना गुलाम मोहम्मद की, वो बता रही है गालें निकाल रहा है तुम्हें, फलाना कर रहा है और फलाना, छिछोरे होच्छे, खुदा की कसम रत्ती बराबर। एक खानदानी आदमी, और यहाँ खानदानी की डेफिनेशन ये नहीं कि उसको मुरब्बे कितने हैं, उसके बाप दादा परदादा के पीछे तरबियत क्या है, वो नहीं करता वो काम, खुदा की कसम नहीं करता। एक दफा को प्लॉट्स ऑफर हुए, पीपल्स पार्टी के जमाने की बात है, तो मैंने आई रिफ्यूज्ड। तो मुन्नू भाई मैनू कहते हैं, वो मुझे ना प्यार से कहा करते थे अनारकिस्टा और सूरा ये वो अनारकिस्टा तू इनकार करता? मैं क्या हाँ जी। तो मैनू कहते कि ओए तू तो किराए के घर च रहना है। मैं क्या मैंने बनाया घर बेचा है, मैं किराए के घर में शौकिया रह रहा हूँ। अच्छा तो कर लेंगे, मैं प्लान कर रहा हूँ फार्म हाउस भी। 84, 5, 6 ये पता नहीं बेनज़ीर की हुकूमत थी। तो मैंने मुन्नू भाई से कहा आपने भी तो इनकार किया है। कहते मेरे पास 10 मरले का घर है रिवाज गार्डन में। तो मैंने कहा मुन्नू भाई और सुनो, मैंने कहा ये चक्कर क्या है मेरे और आप जैसे लोग। मुन्नू भाई का जुमला सुने, ये सारे सियासतदान सुने। उन्होंने कहा हम हैं परिंदे, हमारे छोटे छोटे पोटे होते हैं, जल्दी भर जाते हैं। ये हैं डायनासोर्स, इनके पेट नहीं भरते। सोए इक़्तिदार कुर्सी का भाई नहीं से लानत भेजो, नहीं है, इसलिए जाना पड़ेगा इनको। ये हमेशा जाएंगे, हमेशा जाएंगे और अदालत ही जाएंगे। फिर क्या फायदा इस असेंबली का? इसार राना साहब वोट लेकर अदालत जाएंगे या एस्टैब्लिशमेंट इनके पास आएगी, तुम बहुत कमजोर, इससे ज्यादा की औकात नहीं इनकी। सर इतनी भी ना करें, अभी आप 12-13 करोड़ के अवाम को थोड़ी इज्जत दे दे मेरा ख्याल से। हसन साहब ये हालात ना करें हमारे साथ। जी इसार साहब देखिए, बात यह है कि 1947 से लेके अब तक अगर हम ये देखें कि हमने क्या क्या गवाया और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किन किन लोगों की वजह से गवाई गई, चाहे अब आप उसको किसी के खाते में भी डाल दें, ताकतवर किसी के खाते भी डाल सकता है, लेकिन जितना बड़ा सान्या हमारे साथ मशरक़ी पाकिस्तान का हुआ उसमें अभी तक लड़ाई है जी नहीं ये ज़िम्मेदार था, लेकिन ज़िम्मेदार तो दोनों ही थे, दोनों फरीक थे। आगे आ जाएं, आज जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, आज जो सूरत हाल KPK की है, क्या किसी को नज़र नहीं आ रही? लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सियासतदान जो है वो अना, वो हसद, वो कमज़रफ़ी, वो अपनी बस एक ज़ाती फ़तह के जो नशे हैं उसके अंदर गुंदा हुआ एक जिसे कहते हैं ना शख्स है। उसे इर्द गिर्द से कोई परवाह नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। इस वक्त मैं फिर वो पहले भी बात की, दोबारा कह रहा हूँ कि हम जिन हालात में गुजर रहे हैं, क्या कोई सियासतदान दोनों एंड से, वो PTI का हो या इत्तेहादियों का हो, क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर मिलके बैठ के कोशिश की कि हम इसको निकलेंगे कैसे, इस दलदल में जो हम घुस चुके हैं कहाँ से कैसे निकलेंगे? आप जो कह रही है कि अदालतों में जाएंगे, वो मैं कह रही हूँ कि 186 का नंबर पूरा क्यों नहीं कर देते इजलास बुला के? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सब्तैन साहब ने जो आज कहा कि जी गवर्नर ने बुलाया, सो व्हाट उन्होंने कहा है, तो गवर्नर ही बुलाता है, वो बनता ही नहीं है क्योंकि इजलास तो जारी है। वो संता ने अपनी माँ से कहा कि मैंने शर्त लगा लिया कि कहाँ चिट्टा होता है। उसकी माँ ने कहा पुत्र कहाँ ते काला होता है? कहता माँ वो तो मैं हरांगा उदो जो मनांगा कि कहाँ काला है, मेरा कहाँ चिट्टा ही है। नहीं तो अब 186 है कि नहीं PTI के पास? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि उनके पास कहाँ चिट्टा है, उनके तो कहाँ चिट्टा है और कहाँ चिट्टा उनका भी है, दोनों का कहाँ चिट्टा है। और हम लोगों का जो असल मसला है, लेकिन एक जुमला मैं आपको कह दूं, एक जुमला वजाहत साहब ने भी कहना है, आपने कहा था ठीक है वजाहत, मैं तुम्हारे से एक जुमला छोटा सा कह के फिर आपको चले जाएगा। देखें बात यह कि हम जिस दौर से गुजरे इसका एक फायदा जरूर होगा, ऐसे आप भी आप मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो हम डब खड़ब्बे और इस ग्रे एरिया के लोगों हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक दफा पता चल जाएगा कौन केड़े पासे गए। ये जो क्लैरिटी है ना, ये भी बहुत बड़ा काम है। अब हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जुमला फिर शहजाद साहब मैं आपसे देखिए, एक बात तो ये कि ये जो अभी अदालत के बारे में बात हो रही थी ना, अदालत को ये हक हासिल है कि अगर वो किसी कानून साजी को आइन की बुनियादी जो दफात हैं, जो हकूक हैं, उनसे मुतसादम पाए तो अदलिया जो है वो उससे रिव्यू कर सकती है, जुडिशल रिव्यू का उसको हक है। एक अच्छा, दूसरे मैंने एक ही दफ़े अपने मुंह से ये लफ्ज़ नहीं बोला कि ये लफ्ज़ पंजाबी होने के बावजूद मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता, पग
पग जोरावरी है, जमहूरियत दलील है। और ये जो तीसरी बात मेरे मोहतरम भाई हसन निसार ने कही ना, यार तुम क्या ये आइन करते रहते हो, और इस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने इस पर बीच में कोई थोड़ा सा एक नाजेबा सा लफ्ज़ भी बोल दिया पंजाबी का। मैं अर्ज़ करूं कि फोइबल्स जो है वो मुमकिन होती हैं आइन में, लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए जो कुछ भी होता है वो बाहर सूरत 10,000 उन्होंने कहा ना, मैं खुद अल्ट्रा डेमोक्रेट हूं, मगर मिलता आवाम को मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। का सवाल बन रहा मैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ आइन के दायरे में रहते हुए और 8 से 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनके दायरे में रहते हुए अंगेज पे और आइन शिकनी से नहीं हो सकता। ठीक हो गया, शहजाद साहब का जुमला ले लें। ब्रेक प्रोड्यूसर मुझे बार-बार कह रहे हैं, जो आइन बार-बार कहते हैं ना वजाहत, आइन पाकिस्तान का वो छतरी है जो सिर्फ ताकतवर को छाया देता है, गरीब को नहीं देता। नहीं सर, मैं आपसे एग्री नहीं करता। चले हम एग्री डिसएग्री पर आते हैं, आप एग्री डिसएग्री पे आते हैं। शहजाद साहब, अच्छा देखिए, छोटी सी एक वो कहानी सब जानते हैं, पंजाब की बड़ी मशहूर कहानी है कि वो चौधरी किसी का पजामा पहन बैठा, साथ ही ट्रेवल करता था, उसके मैं नाम नहीं ले रहा, सबको पता है किसका। तो उसने कहा यार एक जगह जाएगा कि चौधरी साहब पजामा मेरा पाए। उन्होंने कहा पुत्र ये जिक्र नहीं करना है, पैड़ी गल है, सबके सामने ये बात नहीं करते, ठीक है तूने। उसने जहाँ पे अगले जहाँ पे गया उसने कहा पजामे का जिक्र कोई नहीं। तो मसला ये है एस्टैब्लिशमेंट को पजामा जो अगर आप पहन लिया है बेचारा, तो उसका जिक्र छाड़ दो यार। मतलब अभी तो नया दौर शुरू हुआ है, नई बलबले के साथ, नए जज्बे के साथ, लेकिन हम खींच के कभी 71, कभी वो शिकायत, कभी अदालत ने नहीं किया, कभी अदालत, तो थोड़ा सा ठीक है। बस शहजाद साहब, मैं भी यही कहती हूँ कि हम माजी में रहते हैं, पजामे का जिक्र ना और माजी को ही सोचते रहते हैं। चलें जी, पजामे का जिक्र नहीं करते, मगर क्या करें कि अगला कुछ इसी किस्म का होगा। ब्रेक के बाद एक अहम मामला है, अमेरिका खित्ते में वापसी चाहता है, क्या हालात ऐसे हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड्स पर दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं। कब्जे के बाद शरपसंदों की जानिब से अफगानिस्तान तक महफूज फजाई रास्ते का मुतालबा किया गया था। उधर अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की गई। तर्जुमान नेट प्राइस का कहना था कि मुश्तरका खदशात और मफादात में अमरीका पाकिस्तान का शराकतदार है। याद रहे कि अमरीका ने कुछ अर्सा कबल ही अफगानिस्तान से इनखला किया है। अब कलअदम टीटीपी की बढ़ती कार्रवाइयों पर अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से इस किस्म का बयान सामने आया है। ऐसी सूरत हाल में अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे, सीटीडी कंपाउंड पर दहशतगर्दों का हमला, फोर्सेस का ऑपरेशन, तमाम दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से कलअदम टीटीपी के खिलाफ मदद की पेशकश। टीटीपी की बढ़ती कार्रवाइयां, क्या अमरीका खित्ते में वापसी चाहता है। शहजाद साहब, ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी के मामले पर सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई। इमरान खान ने भी कहा गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू वफाकी हुकूमत की नाकामी की बात की है। कहाँ जिम्मेदारी फिक्स करेंगे? देखिए, पहले तो वो अमेरिका वाला मसला ये है कि अमेरिका भी मैं अमेरिका में ही हूँ इस वक्त, लेकिन यहाँ पर तो किसी जगह पे कोई ऐसी परेशानी किसी आवाम की सतह पे नज़र नहीं आती, ना ज़राए अबलाग में कोई खबर है और ना ही किसी और जगह पे। तो हमारे यहाँ हम समझते हैं कि वो रोज़ाना सुबह उठ के पाकिस्तान का नाम लेके एक तस्बीह करते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर तो हद ये है जालिमों की कि यूक्रेन को मदद कर रहे हैं रूस की जंग के साथ करने के लिए, और रूस और यूक्रेन की जंग का यहाँ पे कोई जिक्र होता ही नहीं, ना किसी को पता है। तो इसलिए अमेरिका की जो मिसालें हम लेके, जिसकी बुनियाद पे हम अपनी बातें लेके आगे चलते हैं, वो शायद इतनी बड़ी होती नहीं है हमारे हद तक। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि ये जो मामला हुआ, ये हो तो रहा है, कब से हो रहा है? 79 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान इस 40 साल से जंग में लगा हुआ है। और लेकिन 2011 में जो अरब स्प्रिंग का जो मसला हुआ, और आपने देखा कि अरबों मुल्कों के और बहुत सारे मुसलमान मुल्कों के मामलात ही बदल के डेमोक्रेटाइजेशन के, जमहूरी आप अपने रंग में रंगने के लिए अब अमेरिका ने कोशिश की और जिन ने भी कोशिश की, उसका असर ये निकला कि पाकिस्तान, अलबत्ता पाकिस्तान पे प्रेशर क्या था? 2 जंगें बड़ी, एक रूस ने जंग लड़ी यहाँ पे, एक अमेरिका ने लड़ी, उधर से भारत का जोर, उसके बाद दहशतगर्दी का जो सारा। अब उसके अंदर गलतियां भी शुमार हुई होंगी। जब इतने 40 साल की जंग हो तो क्या क्या गलतियां नहीं हो पाती। लेकिन आज ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है, अपने पांव पे खड़ा है, अपनी हैसियत में खड़ा है, अपनी सालमियत के साथ खड़ा है। मेरा ख्याल है उसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की अफवाज को जाता है। तो जो वहां पे हुआ नहीं होना चाहिए था, ये रूटीन जब हम
प्रोसेस को रूटीन कर लेते हैं तो रूटीन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। ये मामला दहशतगर्दी के रूटीन नहीं हुआ करते। जहां पर फोकस करने की जरूरत है वहां फोकस करना चाहिए, और वहां पे फोकस करना नहीं जब होता तो फिर इस किस्म के मसाइल खड़े होते हैं, जिसके बाद फिर एक स्लेज हैमर के साथ मामला खत्म करना पड़ता है। हसन साहब, फोकस हमारा वही है जहां होना चाहिए? कतई नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से हमें अपनी मुकम्मल सोच को मुकम्मल तौर पे रिविज़िट करना चाहिए। आपका सवाल है कि जी खित्ते में वापसी चाहता है, तो उसको क्या आपसे एनओसी की ज़रूरत है? अगर वापसी वो चाह रहा है तो वो आए भी अपनी मर्ज़ी से थे और गए भी अपनी मर्ज़ी से हैं। कोई नया उसामा बिन लादेन यहाँ अगर पाया गया तो वो ले भी जाएंगे अपनी मर्ज़ी से। बाकी सब हैं फुलझड़ियाँ और अफसाने। ड्रोन और डॉलर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, और ख़ास तौर पे इस मुल्क की इकॉनमी जहाँ खड़ी है, आप दहलीज पे खड़े हैं दिवालियापन की, चंद डॉलर की मार वो छोड़ें। वो आना चाहता है तो आ जाएगा, और मोस्ट वेलकम। ठीक है, ठीक है। और ये बरादर बुरदर वाला अब इस कौम को बालिग हो जाना चाहिए। इस खेल में ना हमको बरादर बुरदर लंबा चौड़ा नहीं होता। तारीख भरी पड़ी है सारी। ठीक, मैं मुत्तफिक हूँ। और सबसे पहले तो मैं करता हूँ सलाम सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम को। वो ज़ख्मी था, उनके घेरे में था, और वो मुसल्लह बदमाश वहशी दरिंदे थे। उनसे कह रहे थे कि 2 लफ्ज़ बोलो। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 लफ्ज़ चाहते थे। वो शख्स अपनी जान को ख़तरे में देखते हुए भी 1 लफ्ज़ नहीं बोला। ठीक, आई वुड सैल्यूट दैट जेंटलमैन सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम। 1 2 मैं ये समझता हूँ कि जो भाई हसन ने कहा है, हमें अफगानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी मुकम्मल तौर पे ड्राफ्ट बोर्ड पे जाना चाहिए। ठीक है वजाहत साहब, वक्त बहुत कम है, बहुत माजरत चाहूंगी। इसार साहब मुख्तसरन कहिएगा। देखें, बात यह है कि जो अभी रिपोर्ट आई है ना सीटीडी के हवाले से, वो आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगी कि हम कितना संजीदगी से इस मामले को ले रहे हैं, और हम गुलेल से F-16 को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं बनाएंगे, तब तक ये वाक़यात ऐसे ही होते रहेंगे, और ये वाक़यात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और हसन भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका ने जब पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अल्लाह।